दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी नदी का सोना। पन्नू आया नहीं क्या नहा के अभी? दादी ने चाय को एल्युमिनियम की प्लेट में पलटा दिया और सुड़कते हुए पूछा। आ गया अम्मा। पड़ोस वाली गोमती की दीवार गिर गई थी, सीमेंट मारने गया है। माँ ने रोटी का रोल बनाया और दादी के सामने रख दिया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। दादी के सर के ठीक ऊपर टिन की छत में छेद था। धूप का एक कतरा कल से दादी की आंखों में चुभ रहा था। बिना प्लास्टर की दीवारों और टिन की छत से बना ये छोटा सा घर नागपुर शहर से दूर बीना नदी के किनारे एक छोटे से मोहल्ले में बसा था। दादी को बिस्तर पकड़े अब 2 साल हो गए थे। पहले तो वो भी बीना नदी के किनारे जाकर माँ के साथ रोटी और बेसन बनाती थीं। वहां अस्थियां बहाने जो भी लोग आते वो उसी के ठेले पर 2-2 निवाले खाते और निकल जाते। घुटनों की बीमारी का बहाना हुआ था। फिर इस उम्र में तो एक बीमारी आती नहीं है, सारा झुंड आ जाता है। लड़के से ऐसे ऊट पटांग काम करवाते हो तुम और दगड़ू। किताब पुस्तक तो लेता नहीं हाथ में। दादी ने सूखी रोटी को गले में ढकेल कर चाय के सहारे बहा दिया। रात को पढ़ता हूं, वो भी रोज। तुम जब खर्राटे लगाती हो ना तब। पन्नू हाथ पांव धोकर घर में दाखिल हुआ। छत के छेद पर गीला साबुन चिपका दिया और अपनी चाय रोटी की प्लेट लेकर दादी के बिस्तर पर जा बैठा। दादी की नजर उसकी चाय की प्याली पर घूम गई। दूध क्यों नहीं डाला रे सुरेखा? दादी ने मां को हड़काया और अपनी चाय से मलाई निकालकर पन्नू की प्याली में डाल दी। अब पाव सेर दूध में कितनों की चाय बनेगी अम्मा? मां ने जवार का आटा डब्बे में डाला और प्याज काटने लगी। तुम खा लो दूध, 2 दिन और जियोगी। पन्नू ने दादी की टांग खींचते हुए कहा। हाय, मेरे मरने की राह देखता है भाई ताड़। मरूंगी तो तेरी मां को साथ ले जाऊंगी। दादी हंसने लगी। ये लो 50 दिए सीमेंट मारने के। पन्नू ने मां के हाथ में पैसे रख दिए। मां का मन बुझ गया। 100 तो देने थे। 2 घंटे से लड़का लगा हुआ था। उसने भात का डिब्बा खोला और नोट अंदर डाल दी। बाबा की आहट सुनते ही मां ने लकड़ी का तसला निकाला और सामने रख दिया। काहून जी, आज जल्दी आ गए तुम? कोई काम नहीं मिला? बाबा रोज सुबह ठिया पर जाते थे। वहां सब मजदूर जमा होते, फिर लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें दिहाड़ी काम पर ले जाते। कोई छत बनवाने, कोई बाग बनाने, कोई ईंटें उठवाता तो कोई मचान बनवाता। एक बाबू मिला था, पूजा घर बनवाना था उसको। पांव देख के मना कर दिया। बाबा ने रात का भात लिया, उसमें नमक मिर्च मिलाई और ऊपर से 2 बूंद तेल डाल दिया। बाबा दिहाड़ी काम से लौटकर लकड़ी का तसला उठाते और चल पड़ते थे नदी की ओर। बीना नदी में लोग अस्थियां बहाते थे। उन अस्थियों के साथ साथ सोने के टुकड़े भी होते। पहले पहले काफी सोना मिल जाता था, महीने का खर्च निकल जाता था। लेकिन अब लोग सियाने हो गए थे। मरे हुए का सारा सोना निकाल लेते थे। मुंह में सोने का एक छोटा सा मणि रख देते और जला देते। बाबा सुबह से दोपहर तक नदी के पानी में खड़े रहकर रेत छानते थे। रेत को लकड़ी के तसले में धीरे धीरे धोना पड़ता था। तब कहीं जाकर उन लाखों बेनूर कंकड़ों के बीच एक सुनहरी उम्मीद चमचमाने लगती थी। 5-6 घंटों में नदी का पानी पांव की चमड़ी चाटने लगता था, खुरच खुरच कर खाने लगता था। कोई देखे तो सोचे कि न जाने कौन सी बीमारी ने पांव जकड़ लिए हैं। बीमारी नहीं, जिंदगी थी वो। तेरे को क्या खजाना दे दूं अब? 500 के ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा दगड़ू। सुनार ने तीखी आवाज में बाबा को जवाब दिया। उसके वजन कांटे में सोने के छोटे छोटे 4 टुकड़े पड़े थे। शेठ, भाव बढ़ गया, अब 200 तो और दे दो। बाबा थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। सुनार ने मुड़कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। बाबा ने 500 का नोट उठाया और बाहर निकल ही रहे थे कि सुनार ने टोक दिया। अब क्या कोयला बेचने जाएगा? बाबा दोपहर के बाद अक्सर कोयले की खदान से कोयला चुराकर बेच आते। बोरी भर का 200 मिलता, साथ में मजदूरी भी कर लेते।
नहीं, पन्नू की माँ के पास जाऊंगा, ठेले पे। जब तक गर्मी है लोग आते हैं बिना नदी में राख बहाने। भादों में जब पानी बढ़ जाएगा यहाँ कौन आएगा? तब तक जितना कमा सकते हैं कमा लो। बाबा ने माथे का पसीना गमछे से पोंछा और नदी की तरफ चल पड़े। गर्मी के दिनों में नदी में पानी बहुत कम होता था। किनारे पर बहुत सारे ठेले घास की तरह उगे हुए थे। राख बहाने के बाद कोई तेल मसाला नहीं खाता था, इसलिए सभी ठेलों पर जवार की भाकरी और बेसन ही बना होता। ज्यादा से ज्यादा कोई सूखी भेल रख लेता। माँ का भी छोटा सा ठेला था। ताड़ पत्ती को 4 खंभों से बांधकर साया कर दिया था। नीचे भी पीली ताड़ पत्ती ही बिछाई थी। एक तरफ चूल्हा, एक तरफ मिट्टी के तेल वाला स्टोव। दोनों पर जवार की भाकरियां यानी रोटियां सिकती रहती। बाबा आकर माँ के पास बैठ गए। दोनों की नज़र नदी के चमचमाते पानी को देख रही थी। कितना जोड़ लिया सुबह से? बाबा ने माँ के पास रखा टिन का डिब्बा खोला और 4-5 नोट बार बार गिने। काश बार बार गिनने से 1 से 2 हो जाते। 4 लोग गए खा के बस। यह हफ्ता खाली गया है, लोग मरे ही नहीं। माँ ने एक कागज की थाली में बेसन भाकरी बाबा के सामने रखते हुए कहा, कैसी लालची औरत हो, अपनी बेसन भाकरी के लिए लोग के मरने की दुआ करती हो? हैं? अपना सोना ढूंढते वक्त तुम नहीं करते क्या? माँ की हंसी बिल्कुल नदी के उछाल जैसी खनक पड़ी। फिर बाबा की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारा लड़का 4 किताब पढ़ ले तो तुमको बार बार ये टिन का डिब्बा खोल कर नहीं देखना पड़ेगा। अरे जा, तेरे नसीब में तो टिन का डिब्बा और टिन की छती लिखी है। बाबा ने लाड़ से एक निवाला माँ के मुंह में ठूंस दिया। बगल वाले ठेले की चाची माँ को देख रही थी। माँ की नज़र उनसे टकराई तो शर्मा कर उसने ओढ़नी से मुंह ढक लिया। शाम होते होते ठेले सूने पड़ने लगे। माँ बाबा ने सारा सामान टोकरी में भरा और घर की ओर चल दिए। खोली के सामने कुछ लोग जमा थे। माँ ने टोकरी वहीं पटक दी और खोली की तरफ दौड़ी। मन में कई सारे डर सर उठाने लगे। पन्नू के चीखने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। माँ चौखट तक पहुंची तो पन्नू खुशी से उछल रहा था। बिस्तर पर लेटी हुई दादी के हाथ पकड़कर नाच रहा था। उसका पगलाया सा चेहरा देखकर अगल बगल के लोग जमा हो गए थे। बाबा उसको देखकर हंसने लगे। माँ ने पीठ पर चपत लगाई, भाई ताड़े का बे, मेरी जान निकल गई थी ना, मुझे लगा। माँ के चेहरे का डर हल्का पड़ने लगा था। लड़का पास हो गया है तेरा, तेरे खानदान में पढ़ा था कोई 10वीं तक। दादी ने तंज कसा और हंसने लगी। माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दौड़कर दीवार पर टंगी रेणुका देवी और उसकी बगल वाली ताजुद्दीन बाबा की तस्वीर के सामने माथा टेका। जात पात के परे इस इलाके के लोग दोनों की पूजा करते थे। सच्ची कारे, माई बाबा ने कृपा कर दी। पन्नू रिजल्ट दिखाते हुए बोला, तुमको तो झूठी लगता है। स्कूल में पहला आया हूं, अब 11वीं के लिए साइंस लूंगा। अरे खाली साइंस क्यों, गणित भूगोल सब ले ले। दादी की बात पर सब हंसने लगे। और पैसा कहां से लाओगी, डाका डालोगी? वो तो डाल दिया था नदी पर, गद्दे के नीचे खजाना दबाया है मैंने। दादी ने उसका कान उमेठा। बाबा चौखट पर खड़े खड़े अपने परिवार को देख रहे थे। अपने बच्चे की आंखों में नाचती खुशियां आज नदी से उगले सोने से भी ज्यादा कीमती लग रही थीं। रात को माँ ने खाने में बैगन के अलावा आज रवे का शीरा बनाया था। पन्नू अपनी थाली लिए दादी के बिस्तर पर ही बैठा था। एक निवाला खुद खाता, एक उनको खिलाता। पन्नू ने देखा कि बाबा कहीं खोए हुए थे। बड़ी देर से उनके मुंह में निवाला घूम रहा था। उसने दादी को कोहनी मारी और बाबा की तरफ आंखें घुमाई। अरे दगड़ू, सुरेखा ने नमक डाल दिया क्या शीरे में? दादी की बात पर बाबा की तंद्रा टूटी और वो दोबारा खाना खाने लगे। उनकी आंखों ने अपना डर जैसे तैसे छुपा लिया। माँ ने सारा मामला खोल कर रख दिया। आ जाएगा पैसा, लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने दो। हम तुम कौन से बुढ़े हो गए जो हमसे काम ना होगा। ढेला पाई जोड़ जोड़ के घर तो हो ही गया ना, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तुम मन ना गलाओ जी। ये घर है, छप्पर में छेद ही छेद हो गए। और कितना आटा साबुन चिपका चिपका के मरम्मत करोगी तुम? नई छत डालने को भी पैसा नहीं है। बाबा ने सारी भड़ास निकाल दी। एक पल को खोली में सन्नाटा छा गया। पन्नू ने जरा सी हिम्मत जुटाई। बाबा
क्या तू मेरे से 2 इंच लंबा हो गया है? नदी में 2-4 घंटे रुकेगा तो घिस नहीं जाएगा? नजर तेज है तेरी, सोना जल्दी खोज लेगा। तेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास अब दमड़ी नहीं बची है, माफ कर दे मुझे। उनकी बात पन्नू के दिल में चुभ गई थी। वो उठा और घर से निकलने लगा। दादी ने आवाज लगाई, ये बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने मेरे पोते के लिए रखा है सोना। गले में ये जो डोरला पहनती हूं, ये क्या चिता पे ले जाऊंगी? तू हिम्मत हारा होगा दगड़ू, मैं नहीं। पन्नू चुपचाप निकल गया। बाबा जब भी उस पर बरस पड़ते वो माजिद के घर चला जाता, लेकिन सुबह जरूर लौट आता। वो इसलिए क्योंकि छत के छेद पर चिपका साबुन का टुकड़ा सुबह तक टपक जाता और धूप दादी की आंख में चुभने लगती। रात भर पानी बरसता रहा। बेमौसम आए थे बादल। अभी अंधेरा छटा नहीं था कि माजिद ने पन्नू की चादर खींच ली और उसको घर जाने का इशारा किया। पन्नू हड़बड़ा कर बैठ गया। सुबह के 6 बज रहे थे। वो बाहर आया तो गली के लोग उसके घर के सामने जमा हो गए थे। आंखें मलते, जम्हाई लेते हुए बेजान चेहरे उसको देखकर आपस में कुछ बुदबुदाने लगे थे। घर के बाहर 2-4 आदमी बाबा के पास खड़े होकर उनको कुछ कुछ समझा रहे थे। बाबा का चेहरा पीला पड़ चुका था। अपनी बहन को बता देना दगड़ू, गोंदिया से आने में टाइम लगेगा। जो सगे वाले जल्दी आ सकते उनको बुलाओ। फिर 13वीं पे तो सभी चाहते हैं क्या? नहलाने को 4 चादर निकाल के रखो। तेरा मामा जिंदा है क्या दगड़ू? आखिरी साड़ी उसकी चढ़ेगी। पन्नू की सांस भारी हो रही थी। वो जानता था कि क्या हुआ है, लेकिन मना रहा था कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। वो जैसे ही चौखट के इस पार दाखिल हुआ, उसकी नज़र छत पर गई। रात भर की बारिश ने साबुन गला दिया था। दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। सर गीला था, चेहरा गीला था, तकिया गीला था। रात भर उस छेद से पानी टपकता रहा होगा और अब सुबह की पहली धूप का टुकड़ा उनकी बंद आंखों पर चुभ रहा था। पन्नू ने गर्दन घुमाकर माँ को देखा। वो औरतों के झुंड के बीचों बीच निढाल होकर पड़ी थी। काफी रो चुकी होगी। सूखे हुए आंसू नजर आ रहे थे। उसकी अधखुली आंखें पन्नू पर टिकी हुई थीं। माँ खुद को हिम्मत बंधा रही थी कि अब पन्नू को उसे ही संभालना है। वो बिखरेगा, टूट जाएगा, लेकिन उसे ही समेटना है। पन्नू उठा और छत के छेद पर साबुन का टुकड़ा चिपका दिया। चौखट के उस तरफ खड़े बाबा ने उसे देखा और जमकर गले से लगा लिया। उनका बांध टूट गया। वो सिसक कर पन्नू की गोद में सर घुसाए रोते रहे। वो उन्हें देर तक थपकता रहा। दिन चढ़ने लगा था। आंगन में भीड़ बढ़ने लगी थी। दादी की देह को नहलाकर नई साड़ी पहनाई गई थी। जो भी औरत आती माँ के गले लग जाती, दादी के बारे में कुछ अच्छा बोलती, 2 आंसू टपकाती और बाकी औरतों के झुंड में शामिल हो जाती। खुदा का बाग है सुरेखा, एक पौधा तोड़ता है, एक बो देता है। ये क्या खेल सारा? पता होता बीमार है तो मिलने चले आते। तुम लोग भी ना बताते नहीं कुछ सुरेखा। हम कल ही आने वाले थे। सोचो, बारिश हुई तो टल गया और अब कभी नहीं मिल पाएंगे। पन्नू को सब पर बड़ी खींच आ रही थी। 2 साल में कोई झांकने नहीं आया और अब ये ढोंग किसके लिए? जिसको जाना था वो तो गई। किसी ने बाबा को समझाया, देर मत करो, बहन नहीं आ रही तो चलो, अब इंतजार मत करो। अरे मुंह में सोने का मणि रखो। पीछे से किसी ने बाबा के हाथ में राई के दाने जितना सोने का मणि रख दिया। वो गले में जो सोना है उसको उतार लो। हाँ और क्या भाई, आजकल कौन इतना सोना जलाता है, निकाल लो। बाबा और माँ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माजिद की अम्मी ने माँ के सर पर हाथ फेरा। तेरी सास ने पन्नू की पढ़ाई के लिए रखा था ना ये सोना, फिर मिट्टी क्यों करने की? निकाल ले। जन्नत से देखती होंगी वो। उनका दिल मत तोड़। पोते के नाम का सोना है ये, उसी के काम आना चाहिए। रुको। दबी हुई आवाजों के बीच एक आवाज गरजी, रुको, मेरी अम्मा का सोना उसी के साथ जाएगा। कुछ रीत बात है या नहीं? बुआ भीड़ को चीरती हुई सामने आकर खड़ी हो गई और सिसकती हुई माँ से लिपट गई। फूफा जी एक कोने में जाकर खड़े हो गए। किसी पड़ोसी ने पानी का गिलास उनके आगे कर दिया तो उन्होंने इतरा कर उसे परे हटा दिया। इधर के पानी से गला दुखता है मेरा, इसीलिए तो अपन आता नहीं इधर।
पन्नू ने एक नज़र फूफा जी को देखा। बुआ ने पल्लू से अपनी नाक पोंछी। कुछ तो सोचो भाभी, जन का नहीं तो मन का, लोग क्या बोलेंगे। अम्मा चल बसी हो, तुम लोगों ने सबसे पहले सोना निकाल लिया। बाबा एक कोने में बैठ गए। उनके मन की उलझन गहरा रही थी। जब जब घर में पन्नू की पढ़ाई की बात छिड़ती थी, दादी गले में पहना हुआ सोने का डोरला आगे कर देती। बाबा का मानना था कि ये दादाजी की आखिरी निशानी दादी से अलग नहीं करनी चाहिए। लेकिन दादी इतने कमज़ोर दिल की नहीं थी कि किसी की यादें किसी एक चीज़ में समेट कर उसी चीज़ को सीने से चिपकाए जीती रही। वो हमेशा कहती, सही टाइम पे काम ना आए वो पैसा और सोना तो मिट्टी है, मिट्टी। बुआ ने बाबा को कंधा पकड़कर हिलाया। दगड़ू, लालची बोलेंगे लोग तेरे को, छीतू होगी। पन्नू का मन जानता था कि दादी क्या चाहती थी, लेकिन चार लोग बाबा को लालची कहें, ये वो कैसे सह सकता था। किसी पड़ोस वाले ने सगुना बुआ को हड़काया। अम्मा की आखिरी इच्छा थी, उसने पन्नू की पढ़ाई के लिए रखा था ये गले का डोरला। हाँ हाँ, मेरे बच्चे तो बैरी थे ना अम्मा के, एक यही पन्नू लाडला था जो जायदाद छोड़ गई इसके लिए। बुआ ने तंज कसा और फिर हुमक हुमक के रोने लगी। फिर किसी रिश्तेदार ने पीछे से आवाज चढ़ाई, जल्दी करो जो करना है, लोग कब से रुके हैं, अभी फिर बरसने लगेगा तो लोग अटक जाएंगे भाई। अरे तुम्हारे घर का मामला है, जल्दी सुलझाओ। मैं तो बोलता हूँ जला दो सोना साथ में ही। सारी जिंदगी जो बदन से नहीं उतारा उसको अब काहे उतारना। बता भाई दगड़ू, सब तुझ पे है। बताओ पन्नू की माँ, क्या करना है। बाबा ने पन्नू की तरफ देखा। वो दादी को अर्थी पर लिटाने में हाथ लगा रहा था, रस्सी से बांध रहा था, सर पर पल्लू उड़ा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। सुबह से अब तक एक आंसू नहीं टपका था, न किसी ने बात की थी। बस चुपचाप बोला हुआ काम करते जा रहा था। कोई बुजुर्ग कंधा देने वालों को चुन रहा था। जो कंधा देगा उसको 13वीं के दिन भी आना होगा। जम रहा होगा तो कंधा दो रे बाबा। दगड़ू बता रहे, रखना है कि उतारना है सोना। किसी ने बाबा को हड़काते हुए पूछा। वो अभी भी उलझन में ही थे। माँ और बाबा दोनों का दिल बैठने लगा था। एक तरफ बच्चे की पढ़ाई और दादी की इच्छा थी, और दूसरी तरफ ये रिवाज। पन्नू ने अपना फैसला सुना दिया। मत उतारो सोना, चलो कंधा दो, उठाओ। अंतिम संस्कार के बाद जब पन्नू घर लौटा तो उसकी नज़र दादी के बिस्तर पर ठहर गई। जब से आंख खुली थी, दादी का चेहरा दिन रात सामने रहा करता था। उसके हाथ में बजती कांच की चूड़ियां सुनाई देती थीं। बनिए की दुकान से लाया हुआ छुट्टा नारियल का तेल वो हमेशा बालों में लगाती। 2 साल पहले जब घुटनों का दर्द शुरू हुआ था और चलना फिरना लगभग बंद हो गया था, पन्नू वर्धा जाकर कोई तेल ले आया था। सुबह सुबह दादी को धूप में बिठाकर वो घुटनों की मालिश कर देता। दादी ताना मारती, इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेती, कितना नाजुक हाथ है रे तेरा। कर लेना फिर खुद अपने पत्थर हाथों से, मैं जा रहा खेलने को। पन्नू उठकर जाने का बहाना करता, फिर दीवार की आड़ से दादी को देखता रहता। वो मालिश शुरू ही करती तो वो वापस आ धमकता, रहने दे, मैं ही करता हूँ, पाँव उखड़ गए तो मेरा ही काम बढ़ाएगी। दादी माथा चूम लेती, तू डॉक्टर बन जा पन्नू, मेरा इलाज करना, मेरे को जेल लगता है ये बिस्तर, इससे मुक्त करा दे। और तू चिंता मत करना, 100-200 पेशेंट तो खानदान में ही दिलाऊंगी मैं तेरे को। पन्नू दादी के खाली बिस्तर को देखता रह गया। सुबह से अब तक के 6 घंटों में पन्नू की जिंदगी ही बदल गई थी। बस रात को तो वो यहीं लेटी थी, और अब कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं। पहली रात जैसे तैसे आंखों ने काट डाली। कोई नहीं सोया, न बाबा, न माँ, न पन्नू। अस्थियां जमा करके सब लोग बीना नदी के किनारे पहुंच गए थे। सोना ढूंढने वाले लोग हाथों में लकड़ी के तसले लिए अपने काम में जुटे थे। बाबा ने अस्थि कलश पानी में पलटा दिया और बाकी सारी राख जिसे बोरी में भर कर लाए थे वो भी नदी में खाली कर दी गई। सोना ढूंढने वाले तुरंत अपने काम में जुट गए। आज उनके हिस्से सोने का बड़ा टुकड़ा आने वाला था। पन्नू घर लौटकर दादी के बिस्तर पर लेट गया। बैठता हमेशा ही था, लेकिन आज 2 साल में पहली बार लेटा था। धूप का एक टुकड़ा उसकी आंख में चुभने लगा।
वो उसे अच्छा लगा। वो धूप का टुकड़ा उसे दादी के करीब ले गया था। बिस्तर अभी भी गीला ही था। पन्नू ने अपना सर तकिए में घुसा लिया। नारियल के तेल की खुशबू उसकी नाक में उतरने लगी। तू डॉक्टर बन जा पन्नू, मेरा इलाज करना। मेरे को जेल लगता है ये बिस्तर, इससे मुक्त करा दे। दादी की बात उसके मन में दोबारा घूम गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। 2 दिन से जो दर्द मोम हो गया था वो आज पिघल गया। माँ उसके पास जा ही रही थी कि बाबा ने रोक लिया। रोने दे उसको, उन दोनों के बीच मत जा। पन्नू के आंसू धीरे धीरे रुकने लगे। हल्की हल्की नींद आंखों में भरने लगी। उसकी हथेली में कुछ गड़ रहा था बहुत देर से। उसने गद्दे का एक कोना ऊपर किया और हथेली से टटोलने लगा। गद्दे तले सोने के बड़े से बूंदे रखे थे, एक गुलाबी कागज में लपेटकर। दादी ने पन्नू को डॉक्टर बनाने का इंतजाम कर दिया था ताकि वो उसे बिस्तर की जेल से आजाद करा सके। दादी ने सचमुच अपने गद्दे तले नदी का सोना छुपा रखा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।